नमस्कार दोस्तों। आज के क्लास में हम देखेंगे स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज यानी कि राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। क्या आपको पता है कि भारत में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश का गठन कैसे हुआ? आपको जरूर पता होगा कि जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो उससे पहले हमारे देश में राज्य और राज्य संघ राज्य क्षेत्र का कंसेप्ट नहीं था, बल्कि हमारा प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट यानी कि हमारे प्रांत और देसी रियासतें हुआ करती थी। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद होने को था और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 या अर्थात भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया, तब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और इंडिया में जो भाग आए उन भागों को हमने 4 कैटेगरी में बांटा। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। जब ये सब हम बांट चुके थे तो फिर क्या हुआ कि हम हमारे देश में खासकर जो साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में भाषा के आधार पे राज्य को पुनर्गठन की बात शुरू हो गई। ठीक है, तो उसके लिए यस्केधर कमेटी बनाई गई। कांग्रेस पार्टी ने यस्केधर कमीशन बनाया और वो यस्केधर कमीशन 1948 में बना और वो लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन था, यानी कि भाषा आधारित जो प्रांत हैं उसको बांटने की बात हो रही थी, उस कमीशन को स्टडी करना था। तो यस्केधर कमेटी बनी। फिर यस्केधर कमेटी जो रिपोर्ट दी उसने कहा कि नहीं, हम बस प्रशासन के स्तर पे ही राज्य का बंटवारा करेंगे, न कि भाषा के स्तर पे। इससे क्या हुआ कि दक्षिण भारत में और पूरे भारत में लोग प्रदर्शन करने लगे, इसका विरोध करने लगे। तब जेवीपी कमेटी बनी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सितारा भैया की कमेटी बनी और उन्होंने स्टडी किया और उन्होंने उन्होंने भी ये रिपोर्ट दिया कि ठीक है, ये जो भाषा आधारित की डिमांड हो रही है स्टेट बनने की, उसको खारिज हम करते हैं। लेकिन ये क्या है कि हम उसको प्रशासनिक तौर पे ही करेंगे। ओके, जब ये रिपोर्ट हमारी आ गई तो उसके बाद क्या हुआ कि और विरोधाभास बहुत ज़्यादा बढ़ गई और आंध्र प्रदेश में आपको पता है कि पोटी श्री रामुलु थे, उन्होंने 56 दिन का उपवास किया। आंध्र प्रदेश को मध्य प्रदेश जो मद्रास हमारा स्टेट था उससे अलग करने के लिए। क्यों? क्योंकि आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा ज़्यादा बोली जा रही थी, तो तेलुगु भाषा के लिए वो आंध्र प्रदेश की डिमांड कर रहे थे। और जब देखते हैं कि 56 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, तब गवर्नमेंट क्या करती है कि अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन करती है। जब आंध्र प्रदेश का गठन हो जाता है तो पूरे भारत में एक विचारधारा ये आ जाती है कि भाषा के आधार पे यदि आंध्र प्रदेश का गठन हो सकता है तो हमारे भी भाषा, क्षेत्रीय भाषा के आधार पे राज्यों का गठन क्यों ना हो। तब इसकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम गवर्नमेंट ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाती है, यानी कि राज्य पुनर्गठन कमीशन बनाती है। ठीक है, 1953 में। और वो उसके चेयरमैन हमारे फजल अली साहब रहते हैं और उसने क्या कहता है, वो कमेटी कहती है कि ऐसा है कि हम जो लैंग्वेज बेसिस ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की, वो तो ठीक है, लेकिन वन लैंग्वेज वन नेशन का कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। यानी कि भाषा के आधार पे आप बांटिए, लेकिन ऐसा मत कहिए कि एक भाषा है तो जितनी भाषाएं उतने स्टेट होनी चाहिए। ये कंसेप्ट गलत है। इसके बाद फिर इसकी रिकमेंडेशन में कुछ एक्सेप्ट किया गया, कुछ स्वीकार किया गया, कुछ मॉडिफाई किया गया। उसके बाद देखते हैं कि जो हमारी रिपोर्ट इन्होंने दिया था, ठीक है, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने 1953 में, उसके बाद हमारा 15वां स्टेट हमारा आंध्र प्रदेश तो बनता है और धीरे धीरे हम देखते हैं कि भाषा के आधार पे हमारे कुछ स्टेट बने, कुछ विकास के आधार पे बने। ठीक है, जैसे हमारा छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तराखंड हो गया, ठीक है, और झारखंड हो गया। ये कहीं न कहीं विकास के स्तर पे पीछे हो रहे थे, हिलीज एरिया थे, तो उनके विकास के लिए भी 2000 में इनका गठन किया गया। फिर हम देखते हैं कि अपनी सुरक्षा पद्धति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए, है ना? 2019 में जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर राज्य हुआ करता था, उसको हम अलग करके यूटी बनाते हैं और यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज़, केंद्र शासित राज्य बनाते हैं। एक हमारा लद्दाख बनता है और एक हमारा जम्मू एंड कश्मीर बनता है। और 2020 में देखते हैं कि दमन, दादर नगर हवेली और दमन और दीव जो अलग-अलग यूटी हुआ करते थे, उसको जोड़ के हम एक बना देते हैं। यानी कि हम देखते हैं कि 2018 से पहले जो 29 राज्य और 29 राज्य और 7 हमारे केंद्र शासित राज्य थे, अब इस समय हमारे पास 28 स्टेट और 8 यूटीज़ हैं। ठीक है? तो चलिए इसको
अच्छे से हम समझते हैं। नमस्कार। ये जो मेरी क्लास होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये प्री प्लस मेंस अप्रोच की होगी। ठीक है, प्री यानी कि किस तरीके से कंसेप्ट पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव किस तरीके से पूछते हैं, वो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। प्लस 250 वर्ड्स में मैं आपको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन तैयार है, वो दूंगा मैं आपको। उसका मॉडल आंसर दूंगा, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ये जो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट में होते हैं, उन सबों को स्टडी करने के बाद उनका जो जिस्ट होता है, जो सार होता है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इस वीडियोस में। ये मेरी क्लास यूपीएससी से लेके, स्टेट सर्विसेज से लेके, जो भी हमारे वनडे एग्जाम होते हैं, उन सभी के लिए यूजफुल है। पॉलिटी का जो सिलेबस है, उसको ये क्लास हमारी कवर करती है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फोर बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता से पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस, हमारे स्वतंत्र हम नहीं हुए थे, उससे पहले क्या था कि हमारे पास कंसेप्ट थे किसका, एक प्रोविंसेस थे। ठीक है, और हमारे प्रिंसली प्रिंसली स्टेट्स थे। ठीक है, प्रोविंसेस यानी कि प्रांत, और प्रिंसली स्टेट्स मतलब कि हमारे देशी रियासतें। तो हमारे प्रोविंस कितने थे? हमारे जो प्रोविंस थे, ये हमारे 15 थे। ठीक है, 15। 11 जो थे, 11 प्रोविंस, ये हमारे गवर्नर के द्वारा चलाते थे। जो हमारे गवर्नर थे, वो चला रहे थे। ठीक है, और जो 4 थे प्रोविंस, वो हमारे जो चीफ कमिश्नर हैं, वो चला रहे थे। ठीक है, चीफ कमिश्नर। आराम से समझिएगा एक एक कंसेप्ट। ओके, और जो हमारे प्रिंसली स्टेट थे, ये हमारे प्रिंसली स्टेट टोटल कितना हुआ करते थे? 522, सॉरी 552, 552, ये हमारे टोटल देशी रियासतें हुआ करती थी। ओके, ये समझ में आ गया आपको? ये प्रिंसली स्टेट वो होते थे जहाँ के राज्य, इस प्रिंसली स्टेट में जो उस स्टेट के मालिक थे, राज प्रमुख थे, वो इंडियन ही थे, यहीं के थे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर वो काम कर रहे थे। ओके, और प्रोविंस में क्या था कि जो हमारे प्रांत थे, उस प्रांत में ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट रूल था। ये अंतर है दोनों में। ठीक है, ओके। अब जब हम देखेंगे आफ्टर आफ्टर या ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता के बाद या स्वतंत्रता के समय हमारा क्या हुआ। ठीक है, इसको देखेंगे। तो इस समय हम देखते हैं कि एक एक्ट बनता है ना, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी, है ना, और 9 दिसंबर 1946 को पहला उसका अधिवेशन, पहली मीटिंग उसकी बनी। तो वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ही हमारी क्या बनाती है? इंडियन इंडिपेंडेंस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। जब ये एक्ट बना है, उस समय हमारा देश, पाकिस्तान और इंडिया, वो दोनों ब्रिटिश इंडिया के पार्ट है। अभी पाकिस्तान और इंडिया बटे नहीं थे। तो ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बनता है। तो ये एक्ट क्या करता है कि ये बांटता है। ठीक है, ये क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट सोवेरेन नेशन। यानी कि इंडिया और पाकिस्तान जो अलग हुए, है ना, टू स्टेट, ये कौन थे? हमारे एक इंडिया, हमारा प्यारा भारत इंडिया, और हमारा पाकिस्तान। अब हमारा नहीं है, ये हमारा दुश्मन पाकिस्तान, है ना। ओके, तो ये जो ब्रिटिश इंडिया, और वो कहाँ से बटे? उस समय हमारा क्या था? ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया था। तो ये ब्रिटिश इंडिया ही दो भाग में बट गया, और वो बना हमारा इंडिया और पाकिस्तान। किस एक्ट के थ्रू, किस अधिनियम के तहत? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अंतर्गत। ओके, ठीक, ये तो हो गया। इसमें ये था कि जो हमारे प्रोविंस थे,
यानी कि जो प्रांत थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्ट अंडर आते थे, तो उनको तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बाँट दी आराम से, ओके। लेकिन मेन पेच यहाँ पे ये फँस रहा था कि जो हमारे प्रिंसली स्टेट हैं, जो हमारे प्रिंसली जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स हैं, देशी रियासतें जो हैं, उनका क्या होगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल नहीं था। यहाँ के राजा राज्य प्रमुख हुआ करते थे। राज्य प्रमुख को कमांड करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो अब इनका क्या होगा? तो गवर्नमेंट ने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कही कि जो प्रिंसली स्टेट हैं, इनके पास 3 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन। अब देखिए क्या, ये कहते हैं कि जो देशी रियासतें हैं, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, ये तो फ्री होके टू जॉइन इंडिया, ये होगा ना, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया इंडिया पाकिस्तान में बांट रही है, तो कहेगी या तो आप भारत को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, या आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, ओके, पाकिस्तान को ज्वाइन कर लीजिए, या आप दोनों को नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र रहिए, ठीक है, बीइंग इंडिपेंडेंट, ठीक, या तो इंडिया को ज्वाइन कर लीजिए, या पाकिस्तान को ज्वाइन कर लीजिए, या आप इंडिपेंडेंट रहिए, आप स्वतंत्र रहिए, ओके। जब ये प्रिंसली स्टेट को कहा गया तो आपको पता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि प्रिंसली स्टेट कितने थे? 552, ठीक है, 552 प्रिंसली स्टेट थे। तो इन 552 प्रिंसली स्टेट में सबने क्या किया कि 549 जो प्रिंसली स्टेट थे, उन्होंने इंडिया को ज्वाइन किया, ज्वाइन इंडिया, ओके, ठीक है, जो इंडिया के थे। उसके बाद जो 3 थे, 3 जो प्रिंसली स्टेट थे, इसने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, रिफ्यूज टू ज्वाइन इंडिया। इसने कहा, 3 जो हमारे इंडिया के क्षेत्र में आ रहे थे, उन्होंने कहा कि हम भारत ज्वाइन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास 3 ऑप्शन थे, या तो इंडिया ज्वाइन कीजिए, या तो पाकिस्तान ज्वाइन कीजिए, या इंडिपेंडेंट रहिए। तो उसमें 549 तो ज्वाइन कर लिए, ओके, ये मेरे फेवर में था हम लोगों के। लेकिन जो 3 राज्य थे, प्रिंसली स्टेट थे, उसने कहा कि हम इंडिया को ज्वाइन नहीं करेंगे। वेरी गुड। ये आप इंडिया को ज्वाइन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बता रहे हैं आपको। ये जो 3 थे, ये 3 कौन-कौन थे? ठीक है, तो आपको पता ही होगा, आप रिकॉर्ड कीजिए, कौन-कौन से 3 प्रिंसली स्टेट थे, देशी रियासतें थीं, जो भारत को ज्वाइन नहीं करना चाह रही थी। तो सबसे पहले आपको पता है, नाम आएगा आपका हैदराबाद, हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद के निजाम जो थे, वो कहे कि नहीं हम पाकिस्तान जाएंगे, ओके, ठीक है, हैदराबाद। दूसरे हमारे कौन आए? दूसरे हमारा आया जूनागढ़, जूनागढ़, जूनागढ़ कहाँ पड़ता है? गुजरात में, गुजरात में। और तीसरा जो था, वो हमारा था कश्मीर, कश्मीर, ठीक है, ओके। तो ये जो हमारे 3 हैं, 3 प्रिंसली स्टेट हैं, यानी कि हैदराबाद, जूनागढ़ यानी कि गुजरात, और कश्मीर, ये कहे कि नहीं हम ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन ये तीनों बाद में आके ज्वाइन करते हैं इंडिया को, ओके। अब स्टोरी क्या है हैदराबाद का, मैं समझा रहा हूँ, समझिए। जो इसमें हैदराबाद के जो निजाम थे, मीर उस्मान अली खां। तो मीर उस्मान अली खान कहते हैं कि नहीं हम इंडिया नहीं, हम पाकिस्तान ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि उस समय हमारे होम मिनिस्टर, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहे कि नहीं ऐसा नहीं है, आप जो हैं, आप ना तो पाकिस्तान जाएंगे, ठीक है, और ना आप अकेले रहेंगे, आपको इंडिया में सम्मिलित होना है। तो इन्होंने कहा, मीर उस्मान अली खान साहब कहे कि नहीं। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, उन्होंने कि मेजर जनरल जयंत नाथ चौधरी के नेतृत्व में भारतीय सेना को हैदराबाद भेजे, और भारतीय सेना जो निजाम की सेना है उसको परास्त कर दी, और परास्त कर दी, फिर इसको यानी इसको हम इंडिया में सम्मिलित कर लिए, ठीक है। इसमें जब आएंगे तो पुलिस एक्शन, ठीक है, पुलिस एक्शन भी बोलते हैं, या मिलिट्री मिलिट्री एक्शन, मिलिट्री एक्शन भी हम बोलते हैं, कि इसके थ्रू हमारा हुआ था। और इसमें आप देखेंगे कि
ऑपरेशन पोलो चला था हमारा, ऑपरेशन ऑपरेशन ये इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशन पोलो किसके साथ चला था? हैदराबाद को सम्मिलित करने के लिए ऑपरेशन पोलो चला, और ये कब चला था? सितंबर 1948 में। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ओके। अब देखिए, अब बात आती है जूनागढ़ की। जूनागढ़ जो है, ये है कि इसमें हिंदू जो हैं, है ना, जूनागढ़ में ये हिंदुओं की संख्या बहुत थी, लेकिन जो शासक था वो हमारा मुसलमान थे। तो कहा गया कि ऐसा है कि हम एक प्लेबिसाइड कराते हैं या रेफरेंडम कराते हैं, जनमत संग्रह, है ना। तो जनमत संग्रह हुआ, लोगों द्वारा वोटिंग हुई, जनमत संग्रह हुआ। तो जनमत संग्रह हुआ तो आपको पता है कि हिंदू मेजोरिटी है, तो भाई वो चाहेंगे कि हम हिंदुस्तान में ही रहें, हम पाकिस्तान न जाएं। तो वहां पे आप समझिए कि 91%, 91% से अधिक जो मतदाता थे, उन्होंने क्या किया? भारत के पक्ष में मतदान किया जूनागढ़ में। तो जब भारत के पक्ष में 91% आ गए और नो लेस देन 9% पाकिस्तान के फेवर में था, तो जब 91% हमारे आ गए, तो हमने क्या किया कि जो वहाँ के नवाब थे, मोहम्मद महाबत खान जी तृतीय, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि फिर इसको जूनागढ़ को हम लोग अपने अंदर ले लिए। जो कि यही मोहम्मद महाबत खान जी तृतीय थे, ये पाकिस्तान में विलय पत्र पे हस्ताक्षर कर चुके थे, क्योंकि बॉर्डर से टच करता है पाकिस्तान ना गुजरात से। तो ये साइन कर लिया था कि हम जाके पाकिस्तान में रहेंगे। लेकिन जनमत संग्रह में जो संग्रह हुआ, उसमें हमारा क्या हुआ कि हम भारत को लोग स्वीकार किए, हिंदुस्तान को, और इस तरीके से हमारा जूनागढ़ आया। ओके। अब देखेंगे हम कश्मीर के बारे में। तो कश्मीर में देखिए, कश्मीर में क्या था कि मुसलमान की मेजोरिटी थी, मुसलमानों की संख्या बहुत अधिक थी, लेकिन यहाँ के शासक हिंदू थे, और नाम क्या था उनका? महाराजा हरि सिंह। ठीक है। जूनागढ़ और कश्मीर में यही गजब की खासियत है, यहाँ पे कि जूनागढ़ में हिंदू ज्यादा हैं और शासक मुसलमान हैं, और कश्मीर में मुसलमान ज्यादा हैं लेकिन शासक हिंदू हैं। तो ये क्या था कि महाराजा जो हरि सिंह ने ये क्या किए, ये कैसे इंडिया में आए? ठीक है, ये तो हमारे मान लीजिए कि अच्छा जूनागढ़ का ना, जूनागढ़ तो हमारा रेफरेंडम रेफरेंडम या जनमत संग्रह मान लीजिए। और कश्मीर में क्या हुआ कि जो इंस्ट्रूमेंट 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 ऑफ एक्सेशन एक्सेशन ये हमारा क्या था? एक लीगल डॉक्यूमेंट था, लीगल डॉक्यूमेंट। ओके, इसको बताता हूँ। तो इसमें क्या हुआ कि कश्मीर में पाकिस्तान ने क्या किया कि जो अफगानिस्तान के जो काबाइली है ना, कबायली लोग, तो उनके थ्रू इस पे अटैक कराया कि आप जाइए, इसको अटैक कीजिए, इसको कब्जा कीजिए, और वो हमारा मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, उसको पाकिस्तान में हमको लेके आना है। तो यहाँ के जो हिंदू राजा थे हरि सिंह, वो डर गए, क्योंकि उसका सामना वो नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने कहा भारत सरकार से कि आप हमारा रक्षा कीजिए, और हम आपके जो विलय पत्र है उस पर साइन करते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट देते हैं कि हम भारत में सम्मिलित हो जाएंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहेगी ठीक है। तो इन्होंने लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन किया भारत में सम्मिलित होने के लिए, और हमने मिलिट्री फोर्स प्रोवाइड किया, ठीक है, और काबिलियों से इनको बचा लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा प्रिंसली स्टेट और जो हमारा प्रोविंसेस था, हम एक साथ हो गए। ओके, ठीक। ये तो आप समझ गए। कब? जब हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 हमारा आया, और इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग किया, और उस समय प्रोविंस और जो हमारे प्रिंसली स्टेट थे, उनका किस तरीके से दशा था, किस तरीके से हम उसको लिए। ठीक। अब देखिए, अब जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये 1948 तक बात चल रही है, और आपको पता है कि हम 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे मनाते हैं, और उसी दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरे तरह से लागू हो गया। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, उस समय हमने क्या किया, और जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना के स्वीकार कर लिए, तब उसके बाद हमारे जो क्षेत्र हैं, स्टेट्स हैं, टेरिटरीज हैं, उसको किस तरीके से हमने बाइफरकेट किया, किस तरीके से यूनाइट किया। ठीक है, आइए देखते हैं। तो अब देखेंगे कि जो हमारा इंडियन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
Indian Constitution that came into force in 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को इनेक्टेड हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब हमारा भारत का संविधान जब आएगा, तो जो हमारा क्षेत्र, अब ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, है ना। और उस एक्ट के तहत हमारा क्या हुआ था कि इंडिया का पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो क्या किया, पाकिस्तान का अलग संविधान और इंडिया का अलग संविधान। तो अब हम पाकिस्तान को लेकर बात नहीं करेंगे, अब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ही लेकर बात करेंगे। पाकिस्तान में किसको जाना है, नहीं जाना है, जो नहीं जा रहा था उसको जबरन भी हम अपने अंदर शामिल कर लिए, बाई फोर्स हमने शामिल कर लिया। तो अब ये चीजें पाकिस्तान की खत्म हो गई। अब हम प्योर इंडियन के बारे में बात करेंगे कि अब हम सोवरेन हो चुके हैं, अब हम संप्रभुता वाले हो गए हैं। अब पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है और ब्रिटिश गवर्नमेंट का अब कोई रोल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, क्यों, क्योंकि अभी भी हमारे पास प्रोविंस और हमारे प्रिंसली स्टेट हैं। ठीक है, तो अब हम अपने तरीके से करेंगे, भारतीय अपने तरीके से अब करेंगे। ठीक। तो जब ये आया ना इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में, तो अब ब्रिटिशर्स गायब और पाकिस्तानी गायब। अब सिर्फ हम भारत के लोग ही अपना क्षेत्र का बंटवारा करेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ने, भारतीय संविधान ने कहा कि 4 यानी कि 4 डिफरेंट कैटेगरीज, 4 अलग अलग प्रकार कैटेगरी में हमारे टेरिटरीज को बांटे। टेरिटरीज इन शेड्यूल 1। अब एक चीज और है, क्योंकि आप बताइए, इस शेड्यूल 1 आपको पढ़ाया हूं मैं, इस शेड्यूल 1 है क्या। तो आप देखते हैं कि जो इंडिया के 22 पार्ट्स हैं, है ना, 22 भाग हैं। ओके, और शेड्यूल कितने हैं, शुरुआत में 8 थे, लेकिन उसके बाद 12 शेड्यूल बन गए। ठीक है, वेरी गुड। शेड्यूल 1 में क्या मेंशन है, तो आपको पता है कि शेड्यूल 1 में मेंशन है यूनियन एंड टेरिटरीज। ठीक है, कि राज्य एवं संघराज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन है। तो इसी शेड्यूल 1 में, ठीक है, हमने क्या किया कि 4 तरीके से जो हमारे टेरिटरीज थी उसको हमने बांटा है। अब वो 4 कैटेगरी कौन है, देखिए, एक है पार्ट ए। पार्ट ए, ठीक, पार्ट ए में हमने क्या किया कि जो हमारे ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस थे, फॉर्मर, पूरा डिटेल लिखना पड़ेगा, फॉर्मर यानी कि पहले के जो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस हैं, जैसे जिनके पास हमारा क्या है, गवर्नर है। ठीक, एक उनको, ठीक, फिर उनको रखा पार्ट ए में, इनको रखा कि जो एक्चुअली क्या है कि अभी तो हम स्टेट और यूटी नहीं बांटे हैं ना, तो अब हम पार्ट ए, पार्ट बी, ठीक है, पार्ट सी और पार्ट डी, करके हमने 4 भाग बना दिए शेड्यूल 1 में। अब हमको बांटना है, तो हम पहले पार्ट ए में रखते हैं कि जो ब्रिटिश भारत इंडिया था, उसके जो प्रोविंस थे, जो गवर्नर के अंतर्गत आते थे, उसको रख दिया। पार्ट बी में जो हमारे फॉर्मर, हमारे प्रिंसली स्टेट थे, उनको रख दिया। ठीक है, जिसको राज प्रमुख चला रहे थे। और पार्ट सी में हमने क्या किया कि फॉर्मर जो हमारे कुछ बच गए थे, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स और हमारे प्रोविंसेस। कौन से प्रोविंसेस, जो हमारे चीफ कमिश्नर के द्वारा गवर्न थे। जो चीफ कमिश्नर हैं, चीफ कमिश्नर्स हैं, उनके द्वारा जो 2 प्रोविंस है ना, एक यहाँ पे प्रोविंस, एक यहाँ पे प्रोविंस। यहाँ पे प्रोविंस जो गवर्नर रूल कर रहे थे, यानी कि 11 प्रोविंस ये थे, और ये प्रोविंस जहाँ पे चीफ कमिश्नर रूल कर रहे थे, यानी कि 4 ये थे। ओके, तो इनको सी में बांट दिया गया।
और डी में जो है आप देखेंगे कि डी में हम अंडमान अंडमान एंड निकोबार निकोबार को हमने सम्मिलित कर दिया, जहां पे एलजी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड थे, यानी कि लेफ्टिनेंट जो गवर्नर थे उसको सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार अपॉइंट की थी गवर्न करने के लिए, डी में। अब ये देखिए जो पार्ट डी है, तो ये जो हमारा पार्ट ए बी सी, ये तो हमारे स्टेट स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे बाद में, और जो हमारा डी है ना, ये वाला पोर्शन, ये यही हमारा फाउंडेशन बना किसका, यूनियन टेरिटरीज का, टेरिटरीज का ये फाउंडेशन बना, बेसिस बना, बेस्ड बना, ठीक है ये। ओके, तो जब चार भाग में हम बांट दिए और अंडमान निकोबार को पार्ट डी में रखे, ठीक है, तो यहीं से हमारा यूनियन टेरिटरीज का कंसेप्ट शुरू हुआ। अब हम देखें कैसे कैसे स्टेट्स हमारे बन गए, पार्ट ए से, पार्ट बी से, पार्ट सी से कैसे स्टेट बनेंगे, और पार्ट डी से कैसे हमारा यूनियन टेरिटरीज का कंसेप्ट आ जाएगा, केंद्र शासित प्रदेशों का। ओके, ठीक। अब देखिए जब शेड्यूल 1 आया, तो उसके बाद फिर हम देखेंगे कि आर्टिकल 1, अब स्टेट कैसे बनेंगे, यूटी कैसे बनेगा, तो उन स्टेट को किस आर्टिकल में रखेंगे, किस शेड्यूल में रखेंगे, है ना, तो ये सब हमें करना पड़ेगा। तो आपको तो मैं शेड्यूल बता दिया, तो शेड्यूल बताने के बाद क्या है कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपको आर्टिकल भी बताऊं, अनुच्छेद भी बताऊं। तो हम सबसे पहले जब हमारा देश को एकजुट हम कर रहे थे, पूरे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को, तो आर्टिकल पहले में, आर्टिकल फर्स्ट जो अनुच्छेद 1 है, उसमें है क्या लिखा हुआ है कि इंडिया इंडिया ओके, दैट इज भारत, दैट इज भारत, ओके, shall be a union of state, shall be a union of state, ओके। अब देखिए आर्टिकल 1 में कहा गया है कि इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इसका सीधा अर्थ यह है कि भारत जो है ना, वो हमारा राज्य है, राज्यों का एक यूनियन है, एक संगठन है। यानी इसका कंसेप्ट सीधा ये समझिए, राज्य मिलकर देश नहीं बनाए, बल्कि देश पहले से था। समझ में आ गया? बस काम संभालने के लिए स्टेट को पावर दे दिया गया है, एरिया बांट दिया गया है, ठीक है, और उस तरीके से आप कंट्रोल करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके दादाजी हैं या आपके पापा जी हैं, एक आदमी है, उनके 3 बेटे हैं, ओके। तो उनके 3 बेटे हैं, तो मान लीजिए कि बहुत बड़ा एरिया है। एक मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में उनका ज़मीन है, एक बिहार में ज़मीन है, एक हमारा गुजरात में ज़मीन लिए हैं। वो बाहर रह के कमाए हैं और हर जगह ज़मीन वो बनाए हैं। उनके 3 बेटे हैं, ठीक? तो यानी कि ज़मीन तो उन्होंने ही बनाया ना, लेकिन उनके 3 बेटे हैं। तो वो कहते हैं कि एक बेटा तुम बिहार दे संभालो, एक बेटा तुम उत्तर प्रदेश संभालो और एक बेटा तुम गुजरात संभालो, ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं कि जो गुजरात संभाल रहा है वो अलग उसका हो गया, जो बिहार संभाल रहा है उसका अलग हो गया, जो उत्तर प्रदेश संभाल रहा है वो अलग हो गया। नहीं, वो तीनों एक पिता के पुत्र हैं और वो सारी ज़मीन अभी उनके पिता के नाम पे है। ये लोग बस संभाल रहे हैं, ठीक है? आप समझ गए? उसी तरीके से इंडिया को समझिए कि भारत में जो हमारे प्रिंसली स्टेट थे और जो भी हमारे प्रोविंसेस थे, प्रांत थे और जो देशी रियासतें थीं, वो पहले से ही विद्यमान हैं और वो सब भारत के ही पार्ट हैं। लेकिन जब हम उसको पुनर्गठन कर रहे थे, तब हमने क्या एरिया बाँट दिया और उस एरिया को एक नाम दे दिया और वहाँ के नेता को सीएम या गवर्नर या एलजी बना के हमने अपॉइंट कर दिया, ठीक है? इसलिए उसका कंसेप्ट बस ये है, ये यूनियन ऑफ स्टेट है, ये हमारा फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है जैसे अमेरिका में है। अमेरिका में एक फेडरेशन ऑफ स्टेट है, वहाँ पे राज्य चाहे तो अलग हो सकता है, लेकिन इंडिया में राज्य चाह के भी अलग नहीं हो पाएगा, ठीक है? ओके, ये बेसिक कंसेप्ट है। अब देखेंगे आर्टिकल 2, अनुच्छेद 2। तो आर्टिकल सेकंड में क्या है कि एडमिशन और स्टेबलाइजमेंट ऑफ न्यू स्टेट, ठीक है? ये हमारा एडमिशन एडमिशन और स्टेबलाइजमेंट
एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। जनरली लोग आर्टिकल सेकेंड और थर्ड में कंफ्यूज होते हैं, स्वाभाविक है, क्योंकि हम समझ नहीं पाते। अच्छा, आप एक चीज बताइए, एडमिशन कहाँ पे होता है? एडमिशन स्कूल में होता है, ठीक। आप ये बताइए कि जिस स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हैं, उस स्कूल में आपका एडमिशन होगा? नहीं होगा ना। आप जिस इंस्टीट्यूट के आप पार्ट नहीं हैं, वहां दाखिला लेना चाहते हैं, उसका मेंबर बनना चाहते हैं, ठीक है, तब ना आप एडमिशन लेंगे। इसका मतलब ये है कि आर्टिकल सेकेंड है, यदि कोई राज्य बाहर है, बाहर से है, भारत का नहीं है, बाहर का है, यदि उसको हम अपने अंदर सम्मिलित रहते लेते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो वो आर्टिकल सेकेंड में आएगा, आर्टिकल 2 में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि हमारा सिक्किम है, हमारा सिक्किम है। सिक्किम जो है 1975 में भारत में सम्मिलित हुआ, ठीक है, 1975 में सम्मिलित हुआ। 1975 से पहले ये सिक्किम क्या था? तो 1975 से पहले सिक्किम जो है एक इंडियन प्रिंसली स्टेट था, ठीक है, प्रिंसली स्टेट था, और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहा था। ओके, तो प्रिंसली स्टेट था, तो यानी कि इसको फ्रीडम थी कि वो बाहर जा सकता है, और बाहर ही था। लेकिन क्या हुआ कि इसको हम 1975 में अपने अंदर सम्मिलित करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी जनमत संग्रह होता है, और यहाँ पे 97% से अधिक जो मतदाता हैं, वो कहते हैं कि जो राजशाही सिक्किम में चल रहा है, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको खत्म करना चाहिए, ठीक है, और इसलिए वो इंडिया में सम्मिलित होने के लिए बात कहे। तो इसके लिए इंडिया गवर्नमेंट ने क्या किया कि 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिया। तो जब हमारा 35वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974 आया, तो इसने क्या किया, इस एक्ट ने, कि हमारे आर्टिकल में, है ना, आर्टिकल 2 में, आर्टिकल 2 है एडमिशन, इसमें ए जोड़ा, और ए जोड़ा, और ए का मतलब सिक्किम टू बी एसोसिएट स्टेट। ए का मतलब सबसे पहले सिक्किम हम जोड़े, और ए का मतलब एसोसिएट किए उसको। ओके, और वहां पे फिर हम 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए, है ना, 1975 में, एक साल बाद, और क्या कर लिए हम, सिक्किम को फुल फ्लेज स्टेट ऑफ इंडिया बना दिए। जो हमारा सिक्किम है, सिक्किम को क्या बना दिए, फुल फ्लेज्ड स्टेट, यानी कि पूर्ण रूप से भारत का राज्य इसको बना दिए। किस एक्ट के तहत? हमारा 36, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यानी कि जो बाहर के राज्य थे, ठीक है, उसको भी हम अपने अंदर लेके आ गए, तो हमारा आर्टिकल 2 में एडमिशन है। ओके, ठीक। अब देखिए आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या है? अनुच्छेद 3 क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें है, ये प्रोवाइड करता है पावर ऑफ द पार्लियामेंट, ऑफ द पार्लियामेंट, संसद को ये शक्ति देता है, ठीक है, इन द फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ, क्या आर्टिकल 3 क्या देता है? ये संसद जो है उसको शक्ति देता है कि आप 3 काम कर सकते हैं। कौन कौन सा? एक तो आप न्यू स्टेट बना दीजिए, बना सकते हैं आप, यानी कि नया राज्य बना सकते हैं आप, ठीक है, भारत में जो भी राज्य हैं, ठीक है, तो उसमें से एक और नया राज्य बना सकते हैं। अल्टरेशन ऑफ एरिया, सब समझा रहा हूं आपको। अल्टरेशन ऑफ एरियाज, यानी कि जो भी, किसी, मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश को काट कर हमने क्या किया, उत्तराखंड बनाया, उत्तरांचल बनाया। तो उसकी जो एरिया है, बाउंड्री है, उसको हमने काट छाट किया ना, ठीक है, मैप में, उसके बाद उसको हमने बांटा, और उससे हम न्यू स्टेट बनाए उत्तराखंड, है ना, उसका एरिया हमने बांटा। और क्या किया, बाउंड्रीज, बाउंड्रीज एंड नेम्स, नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। अब आप इसको समझिए। आर्टिकल 3 जो है, अनुच्छेद 3 जो है ना,
वो क्या करता है कि जो हमारा संसद है उसको शक्ति देता है और कहता है कि यदि आपको शासन प्रशासन या किसी के विकास या सुरक्षा की पद्धति से यदि कुछ करना है तो किसी भी राज्य को काट के दूसरा राज्य बना सकते हैं। उसका एरिया क्या रहेगा वो आप डिसाइड कर सकते हैं। और जो भी कोई राज्य है यदि उसका कुछ नाम है, उस अभी कोई नाम चल रहा है उस नाम को भी आप चेंज कर सकते हैं। आर्टिकल 3 में मेंशन है ये। जैसे हमारा उत्तर प्रदेश से कट के हमारा उत्तरांचल बना, ठीक है, उत्तरांचल नाम था, लेकिन बाद में उसने उसका नाम उत्तराखंड हो गया, ठीक है। तो जो हमारा एग्जिस्टिंग स्टेट था तो उसका नाम हम चेंज कर लिए, ओके। बाउंड्री के बारे में बात हो रही है, एरिया के बारे में बात हो रही है कि कितना एरिया देना है। तो मान लीजिए कि आंध्र प्रदेश, आप देखिए आंध्र प्रदेश से 2014 में अलग होके तेलंगाना बना, तो तेलंगाना को एक एरिया चाहिए ना, तो उस एरिया का बाउंड्री बनेगा ना। तो उस बाउंड्री जब बनेगा तो आंध्र प्रदेश से कितना हिस्सा तेलंगाना को जाएगा उसके बीच में लाइन खींची जाएगी ना। तो वही हमारा एरिया का अल्टरेशन है, कांसेप्ट करना और न्यू स्टेट बनाना। तो ये जो नए स्टेट बनते हैं ये हमारा अनुच्छेद 3 में जाते हैं। एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो पार्लियामेंट है ये जब न्यू स्टेट बनाती है तो सिंपल मेजोरिटी के तहत बनाती है, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी के तहत, ओके। यानी कि सिंपल मेजोरिटी क्या होता है, देखिए इस पर लिख दे रहा हूं मैं आपको। मैंने क्या कहा कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट हो गया, पार्लियामेंट क्या करेगा, न्यू स्टेट बनाएगा। यदि पार्लियामेंट न्यू स्टेट बना रहा है, न्यू स्टेट बना रहा है तो कौन सा प्रोसेस यूज करेगा, वो प्रोसेस यूज करेगा सिंपल सिंपल मेजोरिटी, यानी कि साधारण बहुमत। जो साधारण बहुमत है वो, अब ये साधारण बहुमत क्या होता है आपको समझना पड़ेगा। इसमें ये है कि 50% प्लस वन, है ना, 50% प्लस वन मेंबर यदि रहेंगे तो वो हमारा सिंपल मेजोरिटी कहलाएगा। अब 50% प्लस वन यानी कि जैसे मान लीजिए अभी क्या है कि टोटल हमारे लोकसभा में कितने मेंबर हैं आप बताइए। तो लोकसभा में मेंबर कितने हैं, 543, 543, जबरदस्त है ना। यानी 5 में से एक कम होगा तो 4, 4 में से एक कम होगा तो 3, ठीक है, याद कर लीजिएगा। 543 हमारे मेंबर हैं, ओके। यदि कोई बिल पास हुई पार्लियामेंट में, लोकसभा में कुछ बिल पास हो रहा है तो मान लीजिए इस 543 में से 400 मेंबर हमारे प्रेजेंट हैं, 400 मेंबर प्रेजेंट हैं। तो जब हमारे 400 मेंबर उपस्थित रहेंगे लोकसभा में और बिल पे बहस हो रही है और ये सभी लोग वोटिंग करते हैं पक्ष में, उस कोई भी एक बिल आ गया उस बिल के पक्ष में हम बात करेंगे तो वोटिंग भी होगी, है ना। तो यदि 400 ही 543 है मेंबर लेकिन 143 मान लीजिए नहीं है, अब्सेंट है, वो अपने क्षेत्र में है या गवर्नमेंट ने उनको डेलीगेट्स बना के कहीं भेज दिया है, कुछ मीटिंग में बिजी है ना। तो 400 में से यदि हैं लोकसभा में बैठे हैं और उपस्थित हैं और साथ में वोटिंग कर रहे हैं तो यदि 201 यानी कि 400 का 50% कितना होगा 200 और 1 जोड़ देंगे तो 201, यदि 201 मेंबर जिधर वोटिंग करेंगे, है ना, उधर ही होगा। यही हमारा सिंपल मेजोरिटी होता है। यदि 201 मेंबर यदि किसी बिल का सपोर्ट कर देंगे तो बिल पास हो जाएगा, तो हमारा सिंपल मेजोरिटी कहलाएगा। उसी प्रकार स्पेशल मेजोरिटी होता है, तो स्पेशल मेजोरिटी को हम अलग से आपको बताएंगे, वो अलग आ जाएगा, उसको समझाने की कोशिश करूंगा तो बड़ा लंबा क्लास हो जाएगी। बट आप समझिए कि जो स्पेशल मेजोरिटी होती है वो होता है 2/3 ऑफ टोटल मेंबर, यानी कि 543 है उसका 2/3 हमारे कितना मेंबर रहेंगे वो स्वीकार करते हैं कि नहीं, उस पर अलग है, ठीक है। अभी आप बेसिक आप सिंपल मेजोरिटी समझिए जो कि आपको मैं समझा दिया, ओके। अब इस सिंपल मेजोरिटी के तहत साधारण जो बहुमत होता है उसके तहत क्या है कि आर्टिकल 2 से 4, ठीक है, आपको पता ही है आर्टिकल 2, 3, 4, आर्टिकल 2, 3, 4 में हम जो भी चीजें होगा यानी किसी राज्य को सम्मिलित करना है, ओके, बाहरी राज्य को सम्मिलित करना है तो उसमें सिंपल मेजोरिटी, ओके, यानी कि सिक्किम को हम अंदर लेके आए भारत में तो हमारा सिंपल साधारण बहुमत।
आर्टिकल 3 यदि कि कोई भी स्टेट है, उत्तर प्रदेश का नाम चेंज करना है या मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बाँटना है, बुंदेलखंड हो गया, पूर्वांचल हो गया, मध्यांचल हो गया, दक्षिणांचल ऐसे करके आपको मान लीजिए कितनों भाग में बाँटना है, तो क्या करेगा? सिंपल मेजॉरिटी किस आर्टिकल में? आर्टिकल 3 में, ओके। और आर्टिकल 4 ठीक है? आर्टिकल 4 में भी ये क्या है? कहता है कि 2-3 में जो हमारा अमेंडमेंट हुआ है, उसमें हमारा आर्टिकल 368 का कोई रोल नहीं है, ठीक? तो ये चीज़ आप समझिएगा, यहाँ पे क्या होगा सिंपल मेजॉरिटी से ये चीज़ होंगी। दूसरा आप देखेंगे कि जो हमारा विधान परिषद होते हैं, बाइकैमरलिज्म के तहत विधान परिषद, जैसे 6 राज्य में विधान परिषद है। कहाँ-कहाँ? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में। यहाँ पे 6 जो हैं विधानसभा और विधान परिषद हैं। तो ये जो विधान परिषद को कैसे बनाया जाए और कैसे खत्म किया जाए, वो आर्टिकल 169 में मेंशन है। और वो जो है वो भी सिंपल मेजॉरिटी यानी कि लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी से वो पास होगा, तब हमारा विधान परिषद बनाया जा सकता है या खत्म किया जा सकता है, ठीक है? एक तो वो हो जाएगा। दूसरा आप देखेंगे शेड्यूल सेकेंड में, शेड्यूल फर्स्ट आपने पढ़ा है यूनियन टेरिटरीज, ये शेड्यूल सेकेंड में आप देखते हैं कि हमारे सैलरी और अलाउंसेस जो मिलता है, ठीक है, उसका क्या है, वो भी कितना सैलरी मिले, कितना अलाउंसेस मिले, वो सब चीजें हमारा सिंपल मेजोरिटी के तहत ही पार्लियामेंट में पास होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल, पांचवा और छठवां जो हमारा अनुसूचियां हैं, शेड्यूल्ड हैं, ठीक है, उसमें देखेंगे कि किस तरीके से जो ट्राइबल और शेड्यूल एरिया है उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो उसके लिए भी क्या चाहिए, हम साधारण बहुमत से बिल पास करते हैं, ठीक है, ओके। ये आप समझ गए सिंपल मेजोरिटी के बारे में, ओके। अब आप देखिए आर्टिकल 1 समझ लिए, आर्टिकल 2 समझ लिए, आर्टिकल 3 समझ लीजिए आप, ओके। एक चीज आप याद रखिए कि इसको नोट कर लीजिए आप, नोट, ये इंपॉर्टेंट है। जो अमेंडमेंट होते हैं, जो भी अमेंडमेंट होते हैं, अमेंडमेंट यानी संशोधन जो होते हैं, है ना, कहाँ पे? अमेंडमेंट मेड अंडर आर्टिकल, अनुच्छेद अनुच्छेद 2 और 3 में, ठीक है। जो भी हम आर्टिकल 2 और 3 में संशोधन करते हैं, वो हमारा क्या होता है, आर आउट ऑफ द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368, ठीक है। यानी कि जो भी हम संशोधन करते हैं आर्टिकल 2 और 3 में, वो हमारे आर्टिकल 368 से अलग है, ओके। अच्छा अब देखिए आर्टिकल 368 क्या है? आर्टिकल 368 है कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, सुधारना है। और ये कहाँ से लिया गया है? ये साउथ अफ्रीका से हम लिए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड करें, साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड करेंगे, तो वो हमारा साउथ अफ्रीका से लिया गया है। तो मान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना है तो आर्टिकल 368, इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए आपका 103 1/3, ठीक है, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन हुआ, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो हमारे जनरल कैटेगरी के आते हैं, तो जो ईडब्ल्यूएस है उसको 10% गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशनल में इनको जो रिजर्वेशन मिला है, वो हमारा 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ही मिला है, ठीक है। तो ये अंतर है। यहाँ पे जो सिंपल मेजोरिटी के तहत जो 1, 2, 3 तक कर रहे थे हम, ठीक है, और ये जो हम 103 एग्जाम्पल दिए हैं कि जो अमेंडमेंट हुआ है वो 10% रिजर्वेशन दिया है आर्टिकल 368 के अंतर्गत, वो अलग है। और ये इस लेकिन आर्टिकल 2 और 3 इसके अंदर नहीं आता है, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे, ओके। अब आप देखिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में हमने बांट दिया, किस शेड्यूल में रखना था हमने रख लिया, किस आर्टिकल में रखना था हमने रख लिया। अब क्या था कि 1920 से ही हम भाषा के आधार पे राज्य को बांटने की बात कर रहे थे, तो 1920 से चल रहा था। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, 1948 में हमारी कमेटी बनी। तो हमारी कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ऐसा है
कि भाषा के आधार पर क्षेत्रों का विभाजन के लिए बात जब हो रही है, ठीक है, तो हम एक कमेटी बनाते हैं और वो कमेटी का नाम है, ठीक है, कौन सी कमेटी या कौन सा कमीशन? तो हम बनाते हैं लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस प्रोविंसेस कमीशन। ठीक, इन्होंने क्या किया कि एक लिंग्विस्टिक भाषा आधारित प्रांतीय एक कमीशन इन्होंने बनाया। ठीक है, अब जब बनाया तो इनके जो चेयरमैन बने, ठीक है, तो आए यस के धर, नाम सुना होगा आपने, आज यस के धर कमीशन। अब एस के धर कमीशन बनी 1948 में। ओके, यस के धर कमीशन, यस के धर कमीशन जब बनी तो इनका रिकमेंडेशन ये था, ठीक है, कि जैसे स्टेट को ऑर्गेनाइज करना है तो वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से होनी चाहिए, हमारी प्रशासनिक क्षमता पे और सुलभता के कारण होनी चाहिए, न कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे। यानी कि धर साहब है वो कहते हैं, ठीक है, कि जो हमारा रीऑर्गेनाइजेशन हो हमारा स्टेट का, वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पे हो, ठीक है, प्रशासनिक क्षमता पे हो। ये सही है, ओके, कहीं की इस पे होनी चाहिए। ये नकारते हैं जो अब तक बात लोग कर रहे थे कि हमारा लिंग्विस्टिक, हमारे भाषा आधारित हमारा जो होना चाहिए बेसिस, ठीक है, इसको कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। ये इसके धर यही बोलते हैं, ठीक है, इनका रिकमेंडेशन यही था। तो जब ये भाषा आधारित क्षेत्र को, राज्य को, बंटवारा को सपोर्ट नहीं करते हैं और ये कहते हैं कि प्रशासनिक अ, दक्षता क्षमता के आधार पे होनी चाहिए कि कितने क्षेत्र को हम प्रशासन कंट्रोल कर सकता है, मैनेज कर सकता है, उस पे होना चाहिए, न कि आपको एक भाषा बोल रहे हैं तो उस भाषा पे होगा। क्योंकि हर क्षेत्र में आप 10-20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि भाषा चेंज होती जाएगी, तो हम कितना देश बनाएंगे, कितना राज्य बनाएंगे, है ना? तो इसलिए इसको इन भाषा आधारित पे उन्होंने खारिज किया। जब खारिज किए तो क्या हुआ कि साउथ इंडिया में, खासकर दक्षिण भारत और उससे जो अटैच हैं, एसोसिएटेड जो बॉर्डर बनाते हैं स्टेट्स, उन सब ने विरोध करना शुरू कर दिया। और उसने शुरू विरोध करना शुरू किया, कहा कि ऐसा है कि हम तमिल बोलते हैं, हम तेलुगु बोलते हैं, हम मलयाली बोलते हैं, ठीक है, तो आप हमारा प्रशासन कैसे मेंटेन करेंगे? आप हिंदी बोल रहे हैं, हम मलयाली बोल रहे हैं, तो आप तो हमारी बातें नहीं समझ पाएंगे, तो प्रशासन तो आप चला नहीं पाएंगे सही से। तो आप हमारा प्रशासन, हमारा राज्य बनाइए और हमारी भाषा बोलने वालों को एडमिनिस्ट्रेशन दीजिए, आप यदि आप कह रहे हैं तो। ठीक, तो ये पूरा व्यापक स्तर पे आंदोलन शुरू हुआ। तो जब आंदोलन शुरू हुआ तब देखिए कि दिसंबर 1948 में, यानी कि अब दिसंबर 1948 में एक कमेटी बनी फिर। कौन सी कमेटी बनी? JVP कमेटी। ओके, अब JVP कमेटी जैसे लिखा होऊंगा मैं तो आपको नाम याद आ गया होगा कि कौन कौन इस मेंबर में थे। तो जब JVP कमेटी बनी, ये हमारी कांग्रेस पार्टी ने इसका गठन किया। ओके, JVP यानी कि जवाहरलाल नेहरू, वी मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल और पी मतलब पट्टाभी सीतारामैया। ओके, ठीक, तो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, ये हमारे उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात को, और हमारे पट्टाभी सीतारामैया साउथ इंडिया को। ठीक है, यानी सबको होलिस्टिक इंक्लूड करने की कोशिश किया गया इस कमेटी में। इस कमेटी का रोल ये था, ठीक है, कि ये कमेटी जो अभी ऊपर हम देखे, ये धर कमेटी, इस धर कमेटी को ही ये क्या करेगी? स्क्रूटिनाइज करेगी। धर कमेटी जो रिकमेंडेशन दिया था उसका विश्लेषण करेगी, है ना, कि क्या करें क्या ना करें, हम लैंग्वेज के बेसिस पे राज्यों को बांटें या कि ना बांटें, भाषा आधारित राज्यों को बांटें या ना बांटें, कि प्रशासनिक स्तर पे रखें। ओके, तो ये कमेटी क्या करने के लिए गई थी? टू स्क्रूटिनाइज। क्या स्क्रूटिनाइज करेंगे भाई? द रिकमेंडेशन द रिकमेंडेशन ऑफ
यस के धर, यस के धर कमीशन, ठीक है, यस के धर कमीशन। यस के धर कमीशन का इन्होंने स्क्रूटनाइज किया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब इन्होंने इसको सही से स्टडी किया, स्क्रूटनाइज किया, तो इनको ये समझ में आया कि हमें क्या करना है, और इन्होंने एक रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट इन्होंने स्क्रूटनाइज करके प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया भाई? इस रिपोर्ट को पूरा पढ़ने में टाइम लगा होगा, ठीक है, पढ़ के फिर ये अपना रिपोर्ट बनाए होंगे, और अप्रैल का महीना था, है ना, और अप्रैल के 1949 में, यानी कि दिसंबर, कितना तेज इन्होंने काम किया। दिसंबर 1948 में हमारी कमेटी गठित होती है ना, यानी कि दिसंबर के लास्ट में, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना ये लोग स्टडी करते हैं, है ना, और अप्रैल में रिपोर्ट देते हैं। ओके, रिपोर्ट में क्या देते हैं? रिपोर्ट में ये कहते हैं, ठीक है, कि ये जो लैंग्विस्टिक जो हमारे बेसिस है ना, रीऑर्गेनाइज करने का स्टेट को, उसको ऑफिशियली रिजेक्टेड, ये एकदम स्ट्रांगली ऑफिशियली रिजेक्टेड, रिजेक्टेड करते हैं। किसका? किसको? लिंग्विस्टिक को, लिंग्विस्टिक बेसिस स्टेटस, ठीक है, यानी कि जो आप जो भाषा आधारित पे आप राज्य की डिमांड कर रहे हैं, हम उसको नहीं मानते हैं, हम उसको खारिज करते हैं, ठीक। अब देखिए, जब ये हो रहा था, जब इन्होंने रिजेक्ट किया, तो और व्यापक मुद्दा शुरू हो गया, विरोध बहुत तेज हो गया। तो उस समय आपको याद आएगा एक चीजें, कि उस समय विरोध तो चल रहा था, आंध्र प्रदेश में विरोध बहुत तेज चल रहा था, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में देखेंगे कि जो हमारे पोटी श्रीरामल्लू थे, है ना, इसमें हम देखेंगे कलर चेंज करते हैं। आंध्र प्रदेश में क्या है कि एक नेता थे, पोटी श्री रामुलु, ये विरोध कर रहे थे कि हमें भाषा के आधार पे, और जो मद्रास स्टेट है, तो हम तेलुगु बोलते हैं, तो हमें मद्रास स्टेट से अलग करके हमको आंध्र प्रदेश बना दिया जाए। लेकिन सरकार इस बात को नहीं मान रही थी। तो ये जो पोटी हमारे शुरमुल्लू थे, ये हमारे कांग्रेस के नेता थे, ये हमारा विरोध कर रहे थे, और 56 दिन हमारे फास्ट पे थे, ठीक है, कुछ खा पी नहीं रहे थे, और फास्टिंग करते हुए, हंगर स्ट्राइक करते हुए इनकी डिमाइज हो जाती है, यानी कि इनकी मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है, तब क्या होता है कि सरकार मजबूर हो जाती है, और आंध्र प्रदेश को अक्टूबर, है ना, 1953 में स्टेट लैंग्वेज बेस पे इसको अलग कर देती है, ठीक है, यानी कि इसका फॉर्मेशन फॉर्मेशन होता है, आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन होता है ऑन लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक बेसिस। समझ में आ गया? ये स्टोरी थी इसकी, कि आंध्र प्रदेश कैसे बना। तो आप देखिए कि अब तक तो सब लोग विरोध कर रहे थे, रिजेक्ट कर रहे थे, लेकिन मजबूरी में लिंग्विस्टिक बेसिस पे आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन, आंध्र प्रदेश का गठन हो जाता है। तो जब भाषा आधारित, जब आंध्र प्रदेश का गठन हो गया, जब राज्यों को पता चला, लोगों को पता चला, तो वो कहे कि जब भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश तेलुगु बोल रहे हैं वो लोग, तो उनको आप मद्रास स्टेट से अलग करके एक अलग राज्य बना के दे दिए हैं, तो आप हमारी भी भाषा के आधार पे हमको भी अलग राज्य बना के दीजिए। अभी पूरे इंडिया में फैल गई चीजें, बहस शुरू हो गई। तब सरकार ने क्या किया कि मजबूर होके अब उसने एक कमेटी बनाई, है ना, एक कमीशन बनाता है, ठीक है, और वो कमीशन कौन है? अब बनाएगा स्टेट, ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ओके, जब हमारा आंध्र प्रदेश बन गया, तब उसके बाद हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनता है, और ये कमीशन किस लिए बनेगा? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। ये किस लिए बनेगा? फॉर द फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट।
ओके, और ये कब की बात हो रही है? 1953 में। ठीक है, ये बनती है कब? 1953 में कब? 22 दिसंबर को। ठीक है, एक एक चीज आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी दे रहा हूं मैं, कि आपको कोई डाउट ना हो। क्यों? देखिए, आंध्र प्रदेश जो है अक्टूबर 1993 में बन जाता है। विरोध होगा तो नवंबर आएगा। दिसंबर के लास्ट में हम देखते हैं, ठीक है, 1953 में ही, कि हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनती है। ओके, अब जब ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनती है, तो इसके चेयरमैन कौन है? चेयरमैन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कई बार। तो इसके जो चेयरमैन हैं, ये हमारे फैजल अली साहब हैं। ठीक है, अदर भी मेंबर्स हैं, 2 और मेंबर हैं। ठीक है, 2 और मेंबर्स हैं। वो मेंबर्स कौन कौन हैं? एक तो हम जानेंगे पन्निक्कर, पानी पी पी के कर कर कर, याद करने का ट्रिक बता रहा हूं मैं, यानी कि के.एम. पन्निक्कर, के.एम. पन्निक्कर। ठीक है, याद कर लीजिएगा, पानी पी पी के। और एक हमारा एच.एन. कुंजरू, एच.एन. कुंजरू। ठीक है, तो ये हमारे चेयरमैन बन गए, हमारे फैजल अली साहब, और हमारे के.एम. पन्निक्कर और एच.एन. कुंजरू साहब, ये भी 3 लोग बने। इन्होंने क्या किया कि इसका जो रिकमेंडेशन था, ये स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन है, इन्होंने स्टडी किया और इन्होंने भी माना कि लैंग्वेज जो है एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, यानी कि भाषा के आधार पे स्टेट का, राज्यों का पुनर्गठन करना चाहिए। लेकिन इन्होंने कहा कि एक भाषा एक राज्य का कंसेप्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि इन्होंने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट ऐसे कर दे रहा हूं मैं, ट्रिक मार दे रहा हूं, समझिएगा। एक्सेप्टेड क्या? लैंग्वेज, है ना, लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, है ना। लैंग्वेज बेसिस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इनके दबाव भी था, इनको स्टडी भी करना था और लोगों से जाके बात भी करना आता था, लोगों की जो डिमांड है उसको समझना भी था कि फिर से कोई घटना, अप्रिय घटना ना हो जाए। तो इसलिए इन्होंने कहा कि हाँ भाई ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्टेड। ओके, लेकिन ये कहते हैं कि भैया वन लैंग्वेज, वन लैंग्वेज वन नेशन नहीं होना चाहिए। वन लैंग्वेज वन नेशन को ये हमें क्या कहते हैं? रिजेक्ट करते हैं। क्योंकि अभी जो, अभी मान लीजिए कि अभी गवर्नमेंट है, ये हर चीज वन बोलती है, वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे है कि इन्होंने स्वीकार किया, फैजल अली कमीशन ने, कि भाषा आधारित पे तो स्टेट का पुनर्गठन होना चाहिए, लेकिन एक भाषा के तौर पे, एक भाषा है तो एक राज्य, कन्नड़ है तो एक राज्य, मलयाली है तो एक राज्य, है ना, उड़िया है तो एक राज्य, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, है ना। पूर्वांचल है, पूर्वांचल में भोजपुरी कुछ अलग तरीके से, अवधी कुछ अलग तरीके से। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, यदि भाषा पे हुई होती तो अवध, वज्र, भोजपुरी, ठीक है, खड़ी, ये सब हमारे उत्तर प्रदेश में हैं। तो क्या सब बट जाएं, सब अलग अलग हो जाएं? तो ये उनका कंसेप्ट था कि नहीं, उस कंसेप्ट को उन्होंने खारिज किया कि नहीं नहीं, भाषा के आधार पे ज्यादा होना तो चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन यानी कि फैजल अली का इनका रिकमेंडेशन था। उसके बाद हम देखते हैं कि जब 1953 में ये रिकमेंडेशन देते हैं, अब उसके बाद इन्हीं के रिकमेंडेशन को कुछ फॉलो किया जाता है और स्टेटों का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ओके। अब इसमें आप देखेंगे कि जैसे एक ओवरव्यू लेते हैं, सिंपल समझा रहा हूं आपको मैं, कि यहाँ पे देखिए, यस, अब देखिए इसमें है कि जो फाउंडेशन इन्होंने, अब हम समझ गए कि हमारा जो फैजल कमीशन था, ठीक है, 1953 में, है ना, तो क्या था, अब हम समझिए। द फाउंडेशन हुआ था 1947 से 1956 तक, यानी कि
इससे पहले फैजल कमीशन हमारी 1953 में आ गई, उसका भी रिकमेंडेशन था। तो उसमें क्या हुआ देखिए, फॉलोइंग इंडिपेंडेंस एंड द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, ठीक है, इंडिया मूव्ड अवे फ्रॉम द पार्ट ABC स्टेट्स टुवर्ड्स अ मोर स्ट्रीमलाइंड स्ट्रक्चर। यानी कि जो हम देखते हैं कि पार्ट ABCD, डी यानी कि अंडमान निकोबार को सम्मिलित किया गया था, और वहीं से यूनियन टेरिटरीज का कंसेप्ट, केंद्र शासित प्रदेश का कंसेप्ट शुरू हुआ। ठीक है, तो जो हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना 1956, अभी आप देखिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 था, जिसके चेयरमैन फजल अली साहब थे। लेकिन उनके 3 साल के बाद हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1956 बना। तो उसने क्या किया कि जो आप देखते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इम्प्लीमेंट हुआ, तो उसने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में हमारे रीजन को, टेरिटरीज को बांटा था, उसको ये खत्म कर दिया और स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर प्रोड्यूस किया। कैसे? सो देखिए, ये 1956 के बारे में बात हो रही है। कैसे किया? 1950 में, है ना, असम, बिहार, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, इन सबों को ओरिजिनल स्टेट स्टेबलाइज अपॉन द रिपब्लिक बर्थ कर दिया। ओके, 1953 में देखेंगे कि आंध्र प्रदेश बना, ये 15वां स्टेट बना। ठीक है, तो 1953 में हर बना, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेट क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। ओके, यानी कि भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश को 1953 में, अक्टूबर 1953 में इसको बना दिया गया। ओके, 1956 में देखेंगे कि जब हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 आया, तो उसने क्या किया कि केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इसको भी लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाया। क्यों बनाया 1956? क्योंकि रिकमेंडेशन था किसका? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो कमीशन था, फजल अली का जो चेयरमैन थे, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि जो हमारे भाषा है, भाषा के आधार पे भी राज्यों का बंटवारा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन वन नेशन, अरे वन लैंग्वेज वन नेशन, वन स्टेट नहीं होना चाहिए। तो उन्हीं के रिकमेंडेशन पे आप देखिए कि केरला में अलग भाषा बोली जाती है, मलयालम, कर्नाटका में कन्नड़, मध्य प्रदेश में आप देखेंगे हिंदी, और राजस्थान में राजस्थानी, और देखेंगे कौन कौन सा लैंग्वेज इसमें बोली जाती है। इस आधार पे इसको बांटा गया। ठीक है, ये समझ गए आप? वेरी गुड। उसके बाद क्या हुआ? एक्सपेंशन एंड बाइफर्केशन, यानी कि इसके बाद 1956 के बाद भी और भी तो सारी चीजें हैं, और भी तो अलग चीजें बटेंगी, क्योंकि हमारा लैंग्वेज बेसिस पे होगा, फिर डेवलपमेंट के बेसिस पे होगा, फिर हमारा डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पॉइंट के व्यू से भी होगा। तो अब देखिए 1956 तक आप देख लिए। अब 1960 से 1986 1987 87 तक देखेंगे आप कैसे होगा। और रीजनल आइडेंटिटीज ग्रू। अब जैसे ये सब चीजें बढ़ेगी लैंग्वेज का, तो अब क्या हुआ कि देखिए पहले हमारा चला लैंग्वेज, लैंग्वेज यानी कि भाषा के आधार पे बांटिए, फिर उसके बाद रीजनल। ठीक है, ये समझते जाइए, फर्स्ट सेकेंड। तो अब लैंग्वेज था यहाँ पे, अब रीजनल आ गया। ठीक है, तो डिवाइडेड इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल यूनिट। जैसे आप देखेंगे 1960 में क्या था कि हमारा बॉम्बे स्टेट हुआ करता था। ठीक, तो बॉम्बे स्टेट हुआ करता था, तो उसने क्या किया कि बॉम्बे स्टेट में से दो बन गए, एक हमारा गुजरात बन गया, एक हमारा महाराष्ट्र बन गया। यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात हमारा एक हुआ करता था, और जब एक था तो उसको हम बॉम्बे स्टेट बोलते थे, ये हमारा प्रोविंसेस था। ठीक है, लेकिन अब 1960 में हम ये अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, 1963 में देखते हैं हमारा नागालैंड, और नागालैंड जो है असम से अलग हो जाता है। ओके, 1966 में देखेंगे हरियाणा, और हरियाणा क्या है कि पंजाब से अलग होता है, और चंडीगढ़ जो है, ठीक है, यानी कि चंडीगढ़ जो है पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है ना, तो ये जो है हमारा चंडीगढ़ यूटी बन जाता है। ठीक, और हरियाणा और पंजाब से हरियाणा अलग हो जाता है। 1971 में देखेंगे कि जो हमारा हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, वो तब तक 1970 तक जो हिमाचल प्रदेश था वो हमारा यूटी था। यूटी मतलब हिमाचल प्रदेश मतलब शिमला उमला सब है ना, यानी कि वादियों में, तो गर्मी के मौसम में लोग वहाँ पे ब्रिटिशर्स एंजॉय करने के जाते थे, तो वो हमारा एक यूटी था। ओके, लेकिन 1971 में इसको हम स्टेट का दर्जा दे दिए। तो जब भी आप शिमला जाइए, है ना, तो आप याद रखिएगा कि अरे यार पहले तो ये यूटी था, है ना, पहले ये यूटी था, अब ये स्टेट बन गया। स्टेट कब बना था? 1971 में। ओके, ठीक है। 1972 में देखिए कि जो मणिपुर, मेघालय और जो त्रिपुरा था, उसको स्टेटहुड का परमिशन मिल गया, ग्रांटेड हो गया। ठीक है,
1975 में जैसा आपको मैंने बताया कि 1975 में शेड्यूल सेकेंड में हम सिक्किम को इंडिया के अंदर हम जनमत संग्रह करा के सम्मिलित कर लिए। तो ये 1975 में सिक्किम, ठीक है, ज्वाइंट इंडियन यूनियन वाया रेफरेंडम, ठीक है, ये भी आपको पता है। वेरी गुड। 1987 में हम देखेंगे कि जो हमारा गोवा है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, इनको भी स्टेटहुड का दर्जा दे दिया गया कि गोवा भी हमारा स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश भी हमारा स्टेट है और मिजोरम भी हमारा स्टेट है, ठीक है। ओके, अभी 2000 बाद के बाद अब तक क्या है, 2000 2000 से लेके अभी तक 2020 तक, है ना, या 2026 तक बोल सकते हैं, अभी तक क्या हुआ है। मेन 2020 तक काम हुआ है, 2020 के बाद ऐसा कुछ काम नहीं हुआ है रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए, उसको समझा रहा हूँ। Recent changes have focused on administrative ease and addressing long-standing regional demand. ये जो बाद में जो हमारे चेंजेस हुए हैं वो किस लिए, किस तरीके से प्रशासन आसानी से किया जा सके, ठीक है, और जो भी हमारे क्षेत्रीय डिमांड रही है उसको फुलफिल करने के लिए राज्यों का बंटवारा हुआ। जैसे आप देखेंगे कि 2000 में हमारा छत्तीसगढ़ बना। छत्तीसगढ़ कहाँ से कट के बना? मध्य प्रदेश से। 2000 में उत्तराखंड बना, ठीक है। इसको मैं ऐसे याद करता हूं, CUG, ठीक है। यानी कि देखिए, जो छत्तीसगढ़ बना ये हमारा 1 नवंबर, ठीक है। उसके बाद 8 दिन बाद यानी कि 9 नवंबर को ये बना, और फिर 7 दिन बाद, 8 दिन बाद हमारा, ठीक है, 6 दिन बाद हमारा ये 15 नवंबर को झारखंड बना, ठीक है। ये है, मुझे याद है चीजें। यानी कि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना, फिर 9 नवंबर को हमारा उत्तराखंड बना और 15 नवंबर को हमारा झारखंड बना, और CUJ, इस तरह आप इसको CUJ आप याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सीक्वेंस वाइज पूछेगा तो आपको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ओके, 2014 में देखेंगे आप, यानी फिर 2000 के फिर 14 साल बाद 2014 में 2 जून को, ये मुझे पता है उस समय PCS के मेंस, हाँ ठीक है। तो 2014 में तेलंगाना जो है, जब मोदी गवर्नमेंट आई थी, तो उस समय 2 जून, आई थिंक 2 जून 2014 में ये जो है हमारा तेलंगाना बना था। किससे अलग होके? आंध्र प्रदेश। यही आंध्र प्रदेश किससे अलग हुआ था? मद्रास स्टेट से। मद्रास जो हमारा स्टेट था, यहाँ ने श्री रमल्लू जो मर गए थे, 56 डेज हमारे अनशन पे थे, भूख हड़ताल पे थे, तो यही मद्रास स्टेट से, ठीक है, हमारा क्या बना? आंध्र प्रदेश। तो ये मद्रास स्टेट से हमारा आंध्र प्रदेश बना, और ये आंध्र प्रदेश से हमारा 2014 में, ठीक है, 1953 में ये बना, और फिर इसी का बंटवारा हमारा 2014 में हो गया, ठीक। ओके, अब 2019 में देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2019 में क्या होता है कि जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, तो 2019 तक, जब तक ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी नहीं बने थे, तब तक जम्मू कश्मीर जो था हमारा स्टेट था, ठीक है। और इस समय तक हमारा क्या थे? 29 स्टेट और 7 हमारा यूटी थे। लेकिन जैसे ही हमारा स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर हमारा यूटी बना, यूटी कौन सा यूटी? एक जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। तब हमारे क्या हो गए? 28 स्टेट और 8 यूटी, ठीक। ओके, यानी कि जो जम्मू कश्मीर है, यानी कि स्टेट खत्म हो गया, तो ये हमारा 28 बन गया, और एक यूटी बढ़ गया, तो यानी कि हमारा 8 हो गया, ठीक है। ये है कंसेप्ट, भूलिएगा मत। अभी क्या है? 28 स्टेट और 8 यूटी आपके इंडिया में अभी हैं। ओके, 2020 में हम देखते हैं कि दादर नगर हवेली ये हमारा एक अलग हुआ करता था यूटी, और दमन एंड दीव ये हमारा अलग यूटी हुआ करता था, यूनियन टेरिटरीज। लेकिन इन दोनों को मिला के एक सिंगल यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया, ठीक है। ये चीजें आप याद रखिएगा। यानी कि CUJ मेनली क्या है ना, कि ये पूछेगा CUJ, उसके बाद हमारा तेलंगाना बना, फिर हमारे जम्मू कश्मीर का ये बना। और आप याद रखिएगा, पहले जम्मू कश्मीर हमारा स्टेट था, तो जब स्टेट था तो हमारा 29 स्टेट हुआ करते थे और 7 यूटी हुआ करते थे। लेकिन जम्मू कश्मीर जब स्टेटहुड खत्म किया गया उसका, तो उसको टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो हमारा लद्दाख और हमारे जम्मू एंड कश्मीर, ठीक, बने। तब उसके बाद हमारा 28 राज्य बने और 8 हमारे
केंद्र शासित प्रदेश बने। मनोज सिन्हा साहब हमारे जम्मू एंड कश्मीर के एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, ओके। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएंगे और कैसे आप इसको टैकल करेंगे। 250 वर्ड्स में आपको क्वेश्चन लिखना है। तो ये तो क्वेश्चन हमारा रहेगा। ठीक है, आंसर क्या है वो भी दिया हूं, आप समझिए। क्वेश्चन कैसे हो सकता है। क्वेश्चन होगा द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। आपको रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट कैसे है आपको पता है, ओके, उसके बारे में पूरा सही से आप लिख सकते हैं। ठीक है, कि हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, आप बैकग्राउंड देके इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट क्या था, है ना, उससे हमारा इंडिया पाकिस्तान बना। फिर प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट हमारे आए। प्रिंसली स्टेट कौन ज्वाइन कर रहा था, कौन ज्वाइन नहीं कर रहा था। फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन हुआ 1950 में, तो हम ABCD में हम बांट दिए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कुछ स्टेट डिमांड कर रहे थे कि लैंग्वेज के बेसिस पे हमको भी राज्य का दर्जा दिया जाए या बांटा जाए। तो क्या हुआ हमारा कि यस्के धर कमेटी बनी। यस्के धर कमेटी बनी, फिर JBP कमेटी बनी। फिर JBP कमेटी बनी तो उसी समय आंध्र प्रदेश हमारा राज्य बन गया। फिर सब स्टेट अधिकतर रीजन का डिमांड बढ़ गई कि जब आंध्र प्रदेश बन सकता है तो हमें हमारे भाषा पे हमारा राज्य क्यों ना बने। तो उसके लिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनती है। फैजल अली साहब उसके चेयरमैन रहते हैं, वो भी रिकमेंडेशन देते हैं। फिर उसके बाद हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनी है। ठीक है, 1956 में, उसको देखेंगे। फिर हमारा बॉम्बे महाराष्ट्र देखेंगे कि हमारा बॉम्बे स्टेट से अलग होते हैं। तो ठीक है, इस तरीके से आप उसको लिखेंगे। याद रखिए जैसा आपको बताया मैं कि क्षेत्रीय आधार, पहले तो भाषा के आधार पे हुआ, फिर क्षेत्रीय आधार पे डेवलपमेंट कैसे हो उसके आधार पे, और फिर आप देखेंगे कि सिक्योरिटी पर्पज से हमें डिफेंस करने हैं अपने देश को, उस पर्पज से भी हम अपने आप को रीऑर्गेनाइज किए हैं। ठीक है, और ये सतत प्रक्रिया है और ये चलती रहेगी। ठीक है, अब देखिए, तो ये रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट आप जान गए हैं। इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये हमारा लगातार प्रोसेस है, ड्राइवन बाय एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी रादर देन जस्ट लिंग्विस्टिक और कल्चरल आइडेंटिटी। यानी कि आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन में आपको तीन चीजों पे फोकस करना है। जो हमारा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट है, ठीक है, वो तो हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, लेकिन तीन तरीके से आपको देखना होगा। पहला, एक भाषा के आधार पे, तो भाषा के आधार पे आप आंध्र प्रदेश को कोट कर सकते हैं। एक कल्चरल आइडेंटिटी और रीजनल आइडेंटिटी के स्तर पे कि आप उसमें महाराष्ट्र गुजरात को कर सकते हैं, पंजाब हरियाणा को कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप मिजोरम को भी कर सकते हैं, मेघालय को कर सकते हैं। यहाँ पे आप एग्जाम्पल के साथ करेंगे। क्रिटिकली एवेलुएट दिस स्टेटमेंट विथ रिसेंट एग्जाम्पल। एक है कि जो भी अभी एग्जाम्पल चले हैं उसको आप दीजिए और लिखिए। 250 वर्ड्स में आएगा और 12 से 15 मार्क्स आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे कि जो भी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हुआ था तो किस किस बेसिस पे हुआ, इसको इंट्रो 3-4 लाइन में लिखेंगे। फिर हमारे बॉडी पार्ट्स लिखेंगे। बॉडी पार्ट्स में क्या करेंगे आप कि एक तो हमारा लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक रखेंगे। ठीक है, दूसरा आप क्या करेंगे, रीजनल डाइवर्सिटी या डेवलपमेंट, रीजनल बेसिस पे रीजनल डेवलपमेंट कर सकते हैं आप, डेवलपमेंट कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, और तीसरा हमारा सिक्योरिटी पर्पज, सिक्योरिटी पर्पज से कर सकते हैं। ये बॉडी पार्ट में आप इन सबको एक्सप्लेन करेंगे। लिंग्विस्टिक में आंध्र प्रदेश कोट कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद फिर आप देखेंगे आंध्र प्रदेश बना तो फिर हमारा केरला, तमिलनाडु ये सब बने, उसको मेंशन कीजिए। रीजनल डेवलपमेंट का देखिए कि 2000 में हमारा उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बन गए। ठीक है, बिहार से झारखंड बन गया। ठीक है, और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बन गया, वो डेवलपमेंट का रीजनल डेवलपमेंट करने के लिए। सिक्योरिटी के तौर पे देखेंगे 2019 और 20 में कि हमारा जो स्टेट जम्मू कश्मीर था उसको बाइफरकेट करके अलग करके यूटी बनाया गया, और 2 यूटी, एक हमारा लद्दाख बना और एक हमारा जम्मू और कश्मीर बना। ठीक है, ऐसे करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। इंट्रोडक्शन। सिंस द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 इंडियाज इंटरनल बाउंड्री हैव बीन फ्लूइड। जो इंडिया का इंटरनल बाउंड्री है वो बहुत ज्यादा फ्लूइड था। ठीक है, while the initial reorganization was primarily based on the linguistic principle। यानी कि पहले का जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था वो हमारा लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल पे था, भाषा आधारित सिद्धांत पे था। जैसे आप एग्जाम्पल में आंध्र प्रदेश लिखेंगे ये आपको मार्क्स दिलाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हो गया रिसेंट जो ट्रेंड है, सजेस्ट अ शिफ्ट टुवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेटिव वायबिलिटी एंड डेवलपमेंट इक्विटी।
लेकिन हम देखते हैं कि भाषा आधारित तो हमारा राज्यों का पुनर्गठन हुआ, लेकिन अभी क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव वायबिलिटी एंड डेवलपमेंट जो हमारे विकास का इक्विटी है उसके स्तर पे अब हो रहा है। ठीक है। बॉडी पार्ट में एवोल्यूशन फ्रॉम आइडेंटिटी टू एडमिनिस्ट्रेशन में आप क्या लिखेंगे? आपको बताया हूं मैं कि पहले तो आप लिंग्विस्टिक बेसिस पे करेंगे, उस पे आप महाराष्ट्र को भी करेंगे। ठीक है। आंध्र प्रदेश तो है ही, और तो उसको आप पहले मेंशन कर चुके हैं। तो अब पोस्ट इंडिपेंडेंस को बात करेंगे तो महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा इस सबको करके आप करेंगे। ठीक है। और इसमें बढ़ा चढ़ा के आप लिख सकते हैं। डेवलपमेंट फेज के बारे में बात करेंगे, जैसे उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। ठीक है। ओके। आप इसको अबाउट लैंग्वेज एंड मोर अबाउट एड्रेसिंग, ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। फिर हमारा सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक पर फेजेस, जो कि आपको बताया हूँ मैं कि जम्मू कश्मीर हमारा एक स्टेट हुआ करता था, फिर उसको हम यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट किए। ठीक है। उसके बाद द एडमिनिस्ट्रेटिव जो रेशनैलिटी है वो हमारे क्या है उसको देखेंगे कि जब हम रीऑर्गेनाइज किए इन सब बेसिस पे, तो हमारा ईज ऑफ गवर्नेंस, शासन की जो शासन करना आसान हो गया है। ठीक है। फिजिकल इफिशियंसी, है ना, हमारा जो है उस पर हम बात करेंगे। रिसोर्स मैनेजमेंट ये देखेंगे, है ना। इसके बाद हम देखेंगे कि चैलेंजेस क्या है। देखिए, जब चैलेंजेस ये होता है कि जब रीऑर्गेनाइज करते हैं, तो जो मान लीजिए कि कोई नदी बह रही है, एक मान लीजिए कि आंध्र प्रदेश में नदी बह रही है। ठीक है। तो जब तेलंगाना अलग होगा तो उसकी रिसोर्सेस, मिनरल सब कुछ अलग हो जाएगा ना। तो अब उस नदी, मान लीजिए कि आंध्र प्रदेश में भी वही नदी है, तेलंगाना में भी वही नदी है, तो कौन ज़्यादा यूटिलाइज करेगा? तो वो सब डिस्प्यूट आते हैं, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट हमारे राइज करेंगे। और उसके बाद शासन प्रशासन चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट को हायर करने के लिए पैसे खर्च होते हैं, वो भी कॉस्टली है। उसके बाद क्या है कि जो हमारी आइडेंटिटी है उसका पोलिटिसाइजेशन होता है, राजनीतिकरण होता है पहचान की। वेयर स्मॉल ग्रुप्स डिमांड स्टेटहुड फॉर नैरो पॉलिटिकल गेन। आप देखेंगे कि रीजनल पार्टियां जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो छोटी छोटी मुद्दा लेके कुछ एमपी एमएलए चुन के आती हैं और उसमें सरकार में अपना भूमिका अदा करती हैं, वो अपनी बात मनवाती हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्रेशर बनता है ना। कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष क्या है कि वाइल लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी प्रोवाइडेड द इनिशियल बेड रॉक फॉर द इंडियन फेडरलिज्म जो है, ठीक है, उसका ठीक है, उसका इनिशियल जो बेड रॉक है उसने क्या किया? लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी का। ठीक है। द करेंट ट्रेजेक्ट्री favor administrative efficiency and strategic integration. For a diverse nation like India, reorganization remain a vital safety valve to balance regional aspiration, जो हमारी क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं उसको विद नेशनल इंटीग्रिटी, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में। ठीक है। और जो हमारे राष्ट्रीय एकता और साथ में जो हमारा क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं उसको बैलेंस बनाने के लिए ये जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी और स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेशन होता है वो हमारा सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है। ठीक है। तो ये हमारा था। इसको हिंदी में भी है, इस तरह दे दिया हूँ। इसको आप वीडियो पॉज करके बढ़िया से इसको पढ़ लीजिएगा। इसको जूम आउट भी कर दे रहा हूँ मैं कि आपको समस्या ना हो पढ़ने में। ठीक है। कि ये हमारा क्वेश्चन है कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई या सांस्कृतिक पहचान के बजाय प्रशासनिक आवश्यकताओं से प्रेरित एक निरंतर प्रक्रिया है। हाल के उदाहरणों के साथ इस कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें 250 वर्ड्स में। ठीक है। इसको आप पढ़िएगा, है ना, और प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आप देखिएगा कि सारे कंसेप्ट जो हमारे स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के थे, बिफोर इंडिपेंडेंस, ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये सब आपको समझ में, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट आपको आ जाएगा। बेसिकली प्री एग्जाम के लिए आपको जो फैक्ट्स मैंने प्रोवाइड किया है, जो समझाया है, ठीक है, आपको ज़रूरत है उन सारे फैक्ट्स को आप याद रखिए। ठीक है। और जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के, चाहे वो किसी भी बुक में मिल जाए, घटना चक्र में मिल जाए, या कोई भी जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लीजिए। ठीक है। उसको सॉल्व कीजिए। विश्वास मानिए, इस क्लास को करने के बाद यदि आप सही से कंसेप्ट समझे होंगे तो उन सब क्वेश्चनों को आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। अभी क्या है कि पॉलिटी की जो सिलेबस है जो हर एग्जाम में आता है, उन सभी टॉपिक को मैं एक एक करके, एक एक टॉपिक एक दिन में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस तरह मुझे लग रहा है कि 25-30 दिन में, 25-30 क्लास में, दिन एक क्लास एक दिन में लेता हूँ मैं, यानी कि 25-30 क्लास में ये पूरी पॉलिटी आपको खत्म कर दूंगा। इसमें एक भी कंसेप्ट मैं छोड़ता नहीं हूँ, एक एक पॉइंट इंक्लूड करता हूँ, कवर करता हूँ, और वो पॉइंट्स आपको फ्री में और साथ ही साथ
जो मेंस का 250 वर्ड्स का मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ डिस्क्रिप्टिव आंसर, वो आपको यूजफुल होगा, तो प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। ठीक, यानी कि बिफोर हमारा इंडिपेंडेंस था, इसको मैंने समझाया कि उस समय हमारे प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। प्रोविंस हमारे 15 थे, 11 हमारे गवर्नर के द्वारा चलते थे, 4 हमारे चीफ कमिश्नर के द्वारा चलते थे। फिर हमारे प्रिंसली स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट हमारे 552 थे। ठीक है, तो जब क्या हुआ कि जब हमारा इंडिपेंडेंस हम चल रहे थे, तो हमारा क्या हुआ कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया। उसने क्या कि इंडिया पाकिस्तान को बांटा। ठीक है, तो ब्रिटिश इंडिया को इंडिया और पाकिस्तान में बांटा। उसके बाद जो प्रोविंस थे, वो तो हमारे जो प्रोविंस इंडिया में तो रह गए, जो पाकिस्तान में वहाँ चले गए। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट थे, उनको 3 ऑफर दिया गया कि भैया या तो आप इंडिया को ज्वाइन कीजिए, या तो आप पाकिस्तान चले जाइए, या आप स्वतंत्र अपने आप रहिए। ठीक है, तो उसमें 552 प्रिंसली स्टेट थे, उसमें से 549 ने तो भारत को ज्वाइन कर लिया। लेकिन जो 3 थे, उन्होंने भारत को ज्वाइन करने से मना कर दिया। वो हमारे हैदराबाद थे, जूनागढ़ थे और हमारे कश्मीर थे। जूनागढ़ में क्या है, हम देखेंगे मुस्लिम राजा थे, लेकिन हिंदुओं की मेजॉरिटी थी। कश्मीर में देखेंगे कि हिंदू राजा जो कि हमारे माइनॉरिटी में हैं, लेकिन मुसलमान वहाँ के मेजॉरिटी में थे। ठीक है, और हैदराबाद के बारे में ऑपरेशन पोलो, ये सब आपको बताया हूँ, आप इस तरफ देखेंगे। फिर हम क्या है कि जैसा होने के बाद जब हमारा 26 जनवरी 1950 गणतंत्र दिवस के दिन हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरीके से भारत में लागू करते हैं। ठीक है, तब क्या होगा कि उसके बाद उस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हम अपने जो हमारे जो क्षेत्र है, भारत का जो पूरा क्षेत्र है, एरिया है, उसको हम बांटते हैं। तो बांटने में क्या है कि किस में बांटेंगे, जैसा कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी, उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनी थी, उसने क्या किया था कि शेड्यूल रखा था, आर्टिकल रखा था, पार्ट रखा था। ठीक है, तो शेड्यूल 1 में हम देखते हैं कि यूनियन एंड टेरिटरीज का मेंशन है। तो यानी कि शेड्यूल 1 में इन्होंने क्या किया कि जो हमारे भारत के क्षेत्र हैं, उसको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में इन्होंने बांटा। पार्ट ए में जो भी हमारे फॉर्मर ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस थे, जिसको गवर्नर चला रहे थे, उसको रखा गया। पार्ट बी में जो हमारे प्रिंसली स्टेट थे, फॉर्मर यानी कि ब्रिटिश वाले, उनको रखा गया। पार्ट सी में जो प्रिंसली स्टेट थे और जो बचे हुए प्रिंसली स्टेट थे, और जो हमारे प्रोविंस थे, जिसको चीफ कमिश्नर चलाते थे, उनको इंक्लूड किया गया। और पार्ट डी में हमें अंडमान और निकोबार को भी हमने इंक्लूड किया। और ये पार्ट डी जो अंडमान और निकोबार में हमने इंक्लूड किया, यही हमारा यूनियन टेरिटरीज का बेस बना। और यहीं से जो भी हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसे अभी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरीज है, लद्दाख यूटी है, ठीक है, हमारे चंडीगढ़ यूटी है, ये सब कहीं ना कहीं पार्ट डी के कंसेप्ट से ही हमारे शुरुआत हुए। उसके बाद आर्टिकल शेड्यूल 1 के बारे में बताया मैं। फिर आर्टिकल 1 के बारे में आप देखेंगे, उसमें लिखा है कि इंडिया डेट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ फेडरेशन ऑफ की बात नहीं है। हर राज्य कोई सहमति से भारत के साथ नहीं है, बल्कि भारत में पहले से ही था, और भारत ही उसका यूनियन है। ठीक है, ये चीजें आर्टिकल 2 में हम देखते हैं कि यदि कोई भी बाहरी राज्य है, यदि भारत में हम सम्मिलित करना चाहते हैं, उसका एडमिशन चाहिए, तो आर्टिकल 2 चाहिए। ठीक है, जैसे सिक्किम 1975 का एग्जाम्पल आपको देके मैंने समझाया है। आर्टिकल 3 है, यानी कोई भी राज्य है, उसकी बाउंड्री को आपको चेंज करना है, उस राज्य का नाम चेंज करना है। जैसे उत्तरांचल था, उसका नाम चेंज करके उत्तराखंड किया गया। ठीक है, तो वो चीजें है ना, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना को बांटा गया, वो चीजें, वो सब चीजें जो होती है क्रिएशन होगा, वो आर्टिकल 3 में हमारा होगा। ठीक है, उसके बाद जो पार्लियामेंट में है, जो पार्लियामेंट, ये जो चीजें आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत होगी 2 और 3 के अंतर्गत, जो भी यदि किसी बाहरी राज्य को इंडिया में लेके आना है, तो उसमें संविधान को संशोधन करने की जरूरत नहीं है। आप चुपचाप लेके आ जाइए, सिंपल मेजोरिटी से एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन आप याद रखिएगा, यदि भारत का कोई पार्ट, कोई भी क्षेत्र यदि विदेशी को दिया जाए, तो उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करते हैं। यदि मान लीजिए कि बेरोबेरी के बारे में बात है, यदि हम बांग्लादेश को बेरोबेरी कुछ कोई क्षेत्र है, हम उसको देते हैं, तो उस क्षेत्र में हमको संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 के तहत हमें संशोधन करके तब उसको हम देंगे। लेकिन यदि बांग्लादेश से यदि हम कोई जमीन हम लेते हैं, तो उसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। वो आर्टिकल 2 खुद अपने आप में सक्षम है। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी के बारे में आपको बताया कि यदि जितने मेंबर प्रेजेंट हैं और वोटिंग कर रहे हैं, उसका 50% प्लस 1 कर देंगे, और यदि वो स्वीकार कर लिए हैं, तो हमारा सिंपल मेजोरिटी से एक्सेप्टेड है। ओके, उसके बाद मैंने बताया कि जो जो अमेंडमेंट हुआ है आर्टिकल 2 और 3 में, वो हमारा आर्टिकल 368 से हमारा अलग है। ओके, उसके बाद मैंने बताया कि सब चीज़ होने के बाद हमारा जो स्टेट और यूटी का था, तो लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन बना। क्योंकि भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा पुनर्गठन करने की बात हो रही थी। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन बना। पहली जो कमेटी बनी हमारे यश के धर साहब की थी 1948 में। और यश के धर साहब बोलते हैं कि जो हमारे प्रशासनिक क्षमता है,
उसके आधार पे राज्यों का बँटवारा हो, ना कि लैंग्वेज के आधार पे। लेकिन जब ये रिपोर्ट देते हैं, तो भारत में इसका ख़ासकर दक्षिण भारत में इसका विरोध होता है। तो इस विरोध के शांत करने के लिए एक और कमेटी बनती है, जेवीपी कमेटी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सिद्धरामैया साहब दिसंबर में 1948 में कमेटी के मेंबर बनते हैं। और ये क्या करते हैं कि जो एस.के. धर कमीशन का जो रिपोर्ट था उसको स्क्रूटनाइज़ करते हैं, उसको पढ़ते हैं और उसके बाद फिर अप्रैल 1949 में एक रिपोर्ट देते हैं और रिपोर्ट में कहते हैं कि नहीं, एस.के. धर साहब जो बोले हैं कि हमारा लैंग्वेज पे नहीं होना चाहिए राज्यों का पुनर्गठन, तो वो सही है, ठीक है? और ऑफ़िशियली उसको रिजेक्ट कर देते हैं कि ये हमारा भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही रिपोर्ट आती है, तो उस समय देखेंगे कि आंध्र प्रदेश 1953 में, है ना? उसमें पोटी श्रीरामुलु साहब क्या करते हैं कि 56 दिन का उपवास रखते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमें मद्रास स्टेट से हम तेलुगु बोलते हैं, हमको अपने भाषा के आधार पे एक अलग राज्य हमको चाहिए। और 56 दिन के उपवास रखने के बाद उनकी देहांत हो जाती है और इन द रिजल्ट क्या होता है कि आंध्र प्रदेश को हम एक नए राज्य का दर्जा प्रोवाइड करते हैं। और जैसे ही एक भाषा के आधार पर नए राज्य का दर्जा आंध्र प्रदेश को हम देते हैं, तो और भी जो अच्छा भाषाएँ हैं, भाषा बोलने वाले लोग हैं, रीजनल लैंग्वेजेज़, तो उस बेसिस पे भी एक स्टेट की डिमांड करने लगते हैं। जब ये सब चीज़ें जब डिमांड ज़्यादा हाई पीक पे पहुँचती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि 1953 में कि स्टेट रीऑर्गनाइजेशन कमीशन बुलाती है, उसको बैठाती है और फैज़ल अली साहब को चेयरमैन बनाती है, के.एम. पानिकर और एच.एन. कुंजरू साहब उसके मेंबर रहते हैं और इन्होंने एक रिपोर्ट देता है, रिपोर्ट तैयार करने को कहा जाता है और ये रिपोर्ट देते हैं और रिपोर्ट में कहते हैं कि हाँ, सही है, लैंग्वेज बेसिस पे तो स्टेट का रीऑर्गनाइजेशन होना चाहिए, यानी कि भाषा आधारित राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। लेकिन एक भाषा, एक राज्य ऐसा नहीं है, इसको इन्होंने रिजेक्ट किया है। जब स्टेट रीऑर्गनाइजेशन कमीशन जब ये रिपोर्ट देती है, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं कि 1957 1956 फिर 1956 आती है, तो स्टेट रीऑर्गनाइजेशन इन 1956 उसमें भी हम देखते हैं कि एबीसी जो पार्ट हम डिवाइड किए गए थे, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था, उसको ख़त्म कर दिया जाता है और उसके बाद 1950 में हम राज्यों को बाँटते हैं। 1953 में आंध्र प्रदेश पहले से था, 1956 में फिर हम क्या करते हैं, केरला, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान को हम भाषा के आधार पे बाँटते हैं। फिर हम देखते हैं कि 1960 और 87 में हम जो रीजनल डाइवर्सिटीज़ है, आइडेंटिटीज़ है, ठीक है? वो भी डिमांड करते हैं। तो बॉम्बे स्टेट से हम गुजरात और महाराष्ट्र को बाँटते हैं, फिर नागालैंड, हरियाणा, इस तरीके से बातें चलती रहती हैं। और जब 2000 में देखते हैं, तो 2000 में हमारा छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड अपने रिस्पेक्टिव स्टेट से अलग हो जाते हैं। और 2014 में हम देखते हैं कि वही आंध्र प्रदेश जो कभी मद्रास स्टेट का पार्ट हुआ करता था, उससे तेलंगाना भी 2014 में अलग हो जाता है। और 2019 में हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर जो खुद में एक राज्य था, उसको सिक्योरिटी के पर्पज़ से हम उसको यूटी बनाते हैं। तो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यूटी ऑफ हमारा लद्दाख, ठीक है? और तब उसके बाद हमारे 28 स्टेट और 8 हमारे यूटी यहीं से हमारे बन जाते हैं। 2020 में देखेंगे कि जो दादर नगर और हवेली और दमन-दीव है, उसको एक में मर्ज कर दिया जाता है, ठीक है? उसके बाद मैंने आपको 250 वर्ड्स में क्वेश्चन और आंसर दिया है, ठीक है? रीऑर्गनाइजेशन ऑफ स्टेट का, उसको मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है? ये प्री और मेंस दोनों के लिए ये मेरी क्लास थी, है ना? तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरा क्लास कैसा लगा? यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही पॉलिटी के कंसेप्ट को समझने के लिए हमारे चैनल पे आप बने रहिए, ठीक है? स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद।